जब आप मैट्रिसेस की बात करते हैं तो रैंक एक ऐसा जादुई हथियार आपको मिल जाता है जिसकी मदद से आप मैट्रिक्स के बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस और उस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के विषय में अच्छी विश्लेषण बहुत ही बेहतरीन तरीके से और कम समय में कर सकते हैं। जी नमस्कार, मैं अभिषेक आप सबका स्वागत करता हूं अपने लेक्चर सीरीज के इस नए कड़ी में। नए व्यूअर्स इसके पहले के लेक्चर्स M111 से M115 तक ज़रूर देख लें तो ये लेक्चर एपिसोड आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर आप नए व्यूअर हैं तो आपको ज़रूर एक बार M111 से लेके M115 तक के लेक्चर्स जो कि आपके प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, अगर आप इस चैनल पे जाके चेक करते हो आप एक बार उसको ज़रूर देख लो। फ़िलहाल हम लोग जो बात करने जा रहे हैं इस लेक्चर में, उसमें पहले हम लोग नॉर्मल फॉर्म की बात करेंगे जिसको हम लोग कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग एक्लॉन फॉर्म की बात करेंगे और फिर हम लोग 3 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे जो कि हर एक से अलग अलग होगा, यानी कि नॉर्मल फॉर्म से एक क्वेश्चन होगा, एक एक्लॉन फॉर्म से होगा और एक मिसलेनियस क्वेश्चन लेंगे जिस पे कि हम लोग नॉर्मल एक्लॉन दोनों को अप्लाई करेंगे। तो ये 3 बातें आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग रैंक को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम कहते हैं कि इस मैट्रिक्स ए का रैंक जो है ना वो आर है, हम लोग रैंक को रो से डिनोट करते हैं, तो अगर हम कहते हैं रैंक इस मैट्रिक्स का स्मॉल आर है तो इसका मतलब क्या होता है? एक ऐसा माइनर आपको इस मैट्रिक्स में मिलेगा, एक ऐसा माइनर मिलेगा ऑफ ऑर्डर आर, जिसका ऑर्डर आर होगा, वो ज़रूर आपको एक मिलेगा, कम से कम एक मिलेगा इस मैट्रिक्स में जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं 2 2 3 1 1 1 0 0 0 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या दिख रहा है कि कम से कम एक माइनर ऐसा मिलेगा जिसका ऑर्डर आर होगा। तो मान लेते हैं हम ऑर्डर 2 का एक मैट्रिक्स निकालने की कोशिश करते हैं, एक ऐसा मैट्रिक्स निकालने की कोशिश, माइनर निकालने की कोशिश करते हैं जिसका ऑर्डर 2 हो। तो आप देख रहे हो यहाँ पे हम लोग इसको ले सकते हैं, ये चारों को ले सकते हैं। तो जो माइनर मिला वो क्या मिला? 2 2 1 1, ठीक है। और इसका डिटर्मिनेंट अगर आप निकालोगे तो आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी 2 - 2 0। ऑर्डर 2 का ज़रूर मिलना चाहिए डेफिनेशन के अनुसार रैंक के, कि जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, लेकिन इसका डिटर्मिनेंट तो 0 हो गया। तो हमने कहा कम से कम एक आपको माइनर ऐसा ज़रूर मिलना चाहिए। अब ज़रा दूसरा देखें कि ऑर्डर 2 की दूसरी संभावनाएं क्या हैं। तो हमें दूसरी संभावनाओं में 2 3 1 1 मिल जा रहा है और इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगी वो आएगी 2 - 3 विच इज़ इक्वल टू -1, और ये 0 के बराबर नहीं है। तो कम से कम एक तो मिल गया हम लोगों को, बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो 0 होते हैं नॉन जीरो होते हैं उससे मतलब नहीं, कम से कम एक ऐसा ही हमें नॉन जीरो माइनर मिलना चाहिए। किस ऑर्डर का? अगर आप कहते हो रैंक जो है 2 है तो हमें ऑर्डर 2 का मिलना चाहिए। देखिए अगर आप कोई तीसरा सिलेक्शन के लिए जाते हो 1 1 0 0, तो इसका भी वैल्यू 0 आ जा रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को सिर्फ एक सुरमा चाह रहा था और वो ये एक मिल गया और वो अपने आप में पर्याप्त है, ठीक है ना। तो कम से कम एक उस ऑर्डर का माइनर मिलना चाहिए जिसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 ना हो। ये तो पहली चीज़ है। दूसरा कंडीशन ये कहता है कि अगर आप कह रहे हो कि ऑर्डर 2 का एक मिल गया मेरे को नॉन जीरो माइनर, तो ऑर्डर 2 के ऊपर अगर आप जाते हो ऑर्डर 3 पे, तो ऑर्डर 3 में अगर आप देखते हो तो उसका जो माइनर होगा ना उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होनी चाहिए। यानी ऑर्डर 2 के ऊपर कोई भी ले लोगे आप माइनर तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होना चाहिए। पहला नॉन जीरो माइनर आपको मिल रहा है कौन सा? वो मिल रहा है आपको बिल्कुल हर ऑर्डर में ऑर्डर 2 का मिल रहा है। जैसे कि इस मैट्रिक्स में आप देखोगे तो 2 2 3, हम ऑर्डर 3 का एक माइनर ले लेते हैं और वो क्या होगा? वो अपने आप में मैट्रिक्स ही होगा, क्योंकि ऑर्डर 3 आप लोगे तो पूरे के पूरे मैट्रिक्स के एलिमेंट आ जाएंगे और इसका माइनर अगर आप कैलकुलेट करोगे, एक्सपेंड कर दो थर्ड रो के रिस्पेक्ट में, तो 0 हो जाएगा। तो ऑर्डर 2 से ऊपर के जितने भी आपको माइनर मिलेंगे, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक मिला है मेरे को, तो उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू ज़रूर 0 होगी।
ठीक है ना। और ऑर्डर 2 में कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। सब नॉन जीरो हैं, बहुत ही अच्छा है, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि उस मैट्रिक्स का रैंक जो है वो 2 है। मेरी बात समझ में आ गई। अगर हम इसी को लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं रैंक की डिफिनीशन की द रैंक ऑफ a matrix is said to be R if, पहला कंडीशन क्या है, it has at least one non-zero minor। अभी आपने देखा ऑर्डर 2 का, अगर हम कहते हैं कि इसका रैंक 2 है तो ऑर्डर 2 का कम से कम एक मेरे को जरूर माइनर मिलना चाहिए, एटलीस्ट वन माइनर, एटलीस्ट वन माइनर। और कैसा माइनर, नॉन जीरो माइनर, नॉन जीरो माइनर जरूर मिलना चाहिए। साथ ही साथ सेकंड कंडीशन को भी ये सेटिस्फाई करना चाहिए कि ऑल द माइनर्स ऑफ ऑर्डर हायर देन आर मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अब देखो आप 2 से ऊपर गए तो आपने एक माइनर ले लिया, 2 से ऊपर क्या, 3 में पूरा का पूरा मैट्रिक्स आ गया, तो ये क्या होना चाहिए, ये जरूर जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। अगर नॉन जीरो है तो ऑर्डर 2 में ही है, उसके ऊपर जाने पे जितने ऊपर जाएंगे सब जीरो होना चाहिए। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हम रैंक की वैल्यू क्या कहते हैं, 2 है। रैंक की वैल्यू क्या कहते हैं, उस मैट्रिक्स के लिए रैंक की वैल्यू 2 है। लेकिन दोस्तों ये इतना कॉम्प्लिकेशन भरा होता है कि आप चेक करते जाओगे हो ही नहीं पाएगा। तो ये मेथड जो होता है, कभी कभी पूरी एक्यूरेसी और फोकस्ड वे में आप करते हो तो भी आपसे मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि तमाम इसमें माइनर पड़े हुए हैं। अभी 1 वाला माइनर तो हमने बात ही नहीं की, जिसका ऑर्डर 1 होता है। तो आप इतने टेस्टिंग के लिए जाओगे तो ज़रूर आपसे मिस्टेक होंगे। तो यानी ये मेथड जो था ना, ये उतना कारगर नहीं था। तो मैं पूरी तरीके से इसको रिजेक्ट करता हूँ। अगर रिजेक्ट करता हूँ तो मेरे को कोई ज़रूर आसान रास्ता भी आपको बताना पड़ेगा। तो मैं पहले से थोड़ा सा समय लेता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ। ये हुआ गायब। तो इसको पहले हम लोग डिलीट कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास एक स्पेस मिल जाएगा बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आप रैंक को समझ गए हो तो अब इस रैंक को निकालने के जो आसान तरीके हैं उस पर बात कर लेते हैं। पहला तरीका होता है नॉर्मल फॉर्म मेथड, दूसरा होता है एक्लोन फॉर्म मेथड, और तीसरा जो होता है इस पे बेस्ड क्वेश्चन, वो तो हम लोग बाद में बात करेंगे। तो जो सबसे पहला तरीका होता है, आसान तरीका, वो होता है नॉर्मल फॉर्म मेथड। तो हम लोग नॉर्मल फॉर्म मेथड को ज़रा देखते हैं। अगर आप देखोगे तो इन 4 तरीके की मैट्रिक्स को हमने यहाँ पे लिख रखा है। अगर इन चारों में से किसी भी फॉर्म को, मैट्रिक्स को रो और कॉलम ऑपरेशन लगाने के बाद हम पा जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, वो अपने मैट्रिक्स नॉर्मल फॉर्म में है, ठीक। और फिर हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स देख रहे हैं आप, ये चारों मैट्रिक्स जो है ये आइडेंटिटी और नल मैट्रिक्स से मिलकर बने हुए हैं। केवल आइडेंटिटी और नल मैट्रिक्स मिलेंगे, या तो आइडेंटिटी या तो नल मैट्रिक्स, या तो दोनों आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए केवल आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लेकिन बाकी सब में आइडेंटिटी और नल मैट्रिक्स दोनों आपको मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो इन चारों में से किसी भी फॉर्म में आपको मैट्रिक्स मिलता है तो वो क्या होगा, वो नॉर्मल फॉर्म में कहलाएगा। वो मैट्रिक्स नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म में कहलाएगा, ठीक। अब जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर आर है, चारों में ही हमने आर ले रखा है अपने कन्वीनियंट के अनुसार। तो अगर जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वही आपका रैंक कहलाएगा उस मैट्रिक्स का। अगर मैट्रिक्स का नाम ए दे दें हम लोग तो जो रैंक ऑफ ए होगा वो क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा, ठीक है ना। अब इन चारों में से किसी एक फॉर्म में लाने का तरीका क्या होगा, वो तरीका है आपको एलिमेंट्री रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, या दोनों ही यूज कर सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से मैट्रिक्स को रिड्यूस करना होगा, और रिड्यूस करोगे आप तो इन चारों में से किसी एक फॉर्म में आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से मेरी बातें आपको समझ में आ गई हैं कि कैसा हो रहा है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दें। मान लो आपने कोई मैट्रिक्स लिया ए, और इस पे आपने लगातार रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते गए, और मान लिया कि जो मैट्रिक्स आ रही है ना रिड्यूस फॉर्म में, वो मैट्रिक्स मेरी आ जा रही है 1 0 0
0 1 0 0 0 0। तो हम लोग ने शुरुआती दौर में मान लिया 3x3 का मैट्रिक्स लिया था और जब इस पर रिड्यूस किया तो यहाँ पे ऐसा आ गया। तो अगर इसमें आप देखोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहाँ है, तो पूरा मैट्रिक्स तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन नहीं पा रहा है क्योंकि सारे डायगोनल एलिमेंट 1 नहीं है। लेकिन अगर आपने ऐसे इसको सेग्रीगेट कर दिया तो एक छोटा सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको मिल जा रहा है, वो है यहाँ पे I2 और बाकी सब नल मैट्रिक्स हैं। तो इसका रैंक क्या होगा, इसका रैंक जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर है, तो यानी कि इसका रैंक क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है, इसलिए इसका रैंक जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यही होता है नॉर्मल या कैनोनिकल फॉर्म। तो ये तो एक एग्जांपल दिया, हो सकता है ये पहले फॉर्म में ना हो के दूसरे फॉर्म में हो, तीसरे में हो या चौथे में हो, तो वो हम लोग जब क्वेश्चन देखेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द नॉर्मल फॉर्म मेथड, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल फॉर्म होता क्या है। तो हम लोग अब फिर से वापस आते हैं और देखते हैं कि इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो किस तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं। तो हम लोग इसको हटा दें फिर से, एक क्वेश्चन लेते हैं, वो क्वेश्चन आपको बता देगा कि भाई नॉर्मल फॉर्म मेथड एक्चुअली होता क्या है। तो एक प्रॉब्लम बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। प्रॉब्लम है, कोई हल्का सा क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रॉब्लम है 1 2 1 3 1 2 और हम लोग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं 0 1 2। तो ये एक मैट्रिक्स है और आपसे कहा जा रहा है फाइंड रैंक बाय रिड्यूसिंग इट इनटू इट्स नॉर्मल फॉर्म। इट्स नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म का ही दूसरा नाम है कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है ना। तो हमें करना क्या है, जब भी क्वेश्चन दे आप जल्दी से उस क्वेश्चन को लिख लीजिए सॉल्यूशन में। मान लीजिए हम यहाँ पे सॉल्यूशन देना शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम तो ये होता है ना बच्चों कि आप वहाँ पे फटाफट लिख लीजिए उस मैट्रिक्स को और फिर मेरा सजेशन ये है कि आप रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना शुरू कर दो। अगर आपको रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता तो आप मेरा पीछे का लेक्चर M111 को देख लीजिए, आपको रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ जाएगा। तो हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। मेरे पास यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, अगर 1 नहीं रहता तो हम 1 लाते हैं क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है उसके डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं और बाकी सारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल से हट के एलिमेंट जो होते हैं 0 होते हैं। अब आपको करना क्या है, क्योंकि हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने जा रहे हैं तो 1 के नीचे देखो आप, जहाँ पे भी नॉन जीरो वैल्यू होगी इसको 0 करना होगा। तो 3 जो है वो नॉन जीरो वैल्यू है, इसको 0 करना है विथ रिस्पेक्ट टू R1, क्योंकि 1 कहाँ पे है, R1 में है। तो R1 के रिस्पेक्ट में 3 को हमें 0 करना है और 3 कहाँ पे है, R2 में है। और ये बेचारा तो पहले से ही ख़त्म है, इसको कुछ करना ही नहीं है। तो हम लोग को फार्मूला लिख लेना है क्या, R2 के लिए हम लोग फार्मूला सेट करने जा रहे हैं R2 माइनस 3 R1। तो आइए हम लोग फार्मूले को अप्लाई करते हैं। तो आपने करना क्या है कि आप ऐसे समझो कि R1 में -3 का मल्टीप्लाई करना है और ऐड कर देना है R2 में, यही तो लिखा है। -3 का मल्टीप्लाई करना है R1 में और जो कुछ भी आ रहा है R2 में इसको ऐड कर देना है, ठीक है ना। तो हम लोग करते हैं, -3 यहाँ पे लिखा हुआ है तो शायद आपको समझना आसान होगा। 1 में गया तो -3 × 1 कितना होता है, -3, और जब आपने 3 में ऐड किया तो ये हो जाएगा 0। हम लोग किस में चेंज कर रहे हैं, R2 में। फिर -3 जब 6 में आएगा तो -6 हो जाएगा और 1 में ऐड करोगे तो ये हो जाएगा -5। फिर -3 जो है 1 में आएगा तो -3 और -3 को जब आप 2 के साथ ऐड करोगे तो ये हो जाएगा -1। हम लोग ना तो R1 में कोई बदलाव किए ना हम लोगों ने R3 में कोई बदलाव किया। तो इस तरीके से हमारा ये एक मैट्रिक्स आ गया और इसकी हेल्प से हमने किया क्या, हमने R2 और R3 को 0 कर लिया और डायगोनल का पहला एलिमेंट जो था वो 1 है, ठीक है ना। अब डायगोनली हम लोग को मूव करना है। आप जब मूव करोगे तो आप आ जाओगे यहाँ पे। डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमेशा डायगोनल एलिमेंट 1 होता है। तो अब यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट जो है वो 1 तो है नहीं, तो आपको 1 लाना है। 1 आप लाओगे कहाँ से भाई, 1 हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रो से ला सकते हैं या कॉलम से ला सकते हैं। लेकिन इन सब के पहले एक चीज़ और कर लें। जैसे 1 साहब ने क्या किया, 1 साहब ने अपने नीचे के दोनों रो के एलिमेंट को 0 कर दिया। साथ ही साथ आप क्या कीजिए, कॉलम के भी एलिमेंट को 0 कर दीजिए। जो 1 के करस्पॉन्डिंग कॉलम है ना, उसमें कौन से एलिमेंट हैं, 1 के करस्पॉन्डिंग जब लेफ्ट हैंड साइड में 1 देखेगा तो यहाँ पे 2 और 1 दोनों नॉन जीरो वैल्यू मिल रहे हैं। 2 जो है वो सेकेंड कॉलम में है और जो आपका 1 है वो थर्ड कॉलम में है और 1 कहाँ पे है, 1 आपका फर्स्ट कॉलम में है। तो हम लोग C2 और C3 को भी 0 करना चाहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू C1।
हम लोग C1 के रिस्पेक्ट में इसको भी जीरो करना चाहते हैं। तो C2 को कैसे जीरो करोगे, -2C1 कर दो। देखो अगर आप -2 का मल्टीप्लाई C1 में करोगे और ऐड करोगे C2 में तो C2 जीरो हो जाएगा। उस तरह से C3 की जगह 1 लिखा है और C1 की जगह भी 1 लिखा है, तो सीधे आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, ये वैल्यू आ जाएगा। तो मेरा सजेशन ये है कि रो के तुरंत बाद आप कॉलम पे काम कर लो। तो रो आपने पहला कॉलम क्या लिखना है, 1 0 0। फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं है, C2 और C3 में चेंज है। तो C2 क्या हो जाएगा, आपने C2 -2C1, तो -2 का आप मल्टीप्लाई कर लो C1 में। तो C1 में अगर आप -2 को मल्टीप्लाई करोगे तो -2 और उसमें C2 को ऐड कर दो, C2 को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे -2 इंटू 0 करोगे 0 होगा, -5 में ऐड करोगे तो वो -5 ही रहेगा, -2 इंटू 0 करोगे तो 0 ही रहेगा, 1 में ऐड करोगे तो 1 हो जाएगा। इस तरीके से थोड़ा सा क्लियर करते हैं जिससे कि काम की चीज़ें दिखे, बिना काम की चीज़ें गायब हो जाए। जब आप C3 में आप करना है चेंज, तो आपको क्या करना है, C1 में -1 का मल्टीप्लाई करो, ये C1 है, -1 का मल्टीप्लाई करके C3 में आप ऐड कर दो, तो 1 इंटू -1 तो पहला 0 और बाकी भी आप करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना। तो हमने किया क्या कि 1 जो पहला एलिमेंट था डायगोनल का, उसके करस्पॉन्डिंग जो रो थे उसके सारे एलिमेंट को जीरो कर लिया, और उसके करस्पॉन्डिंग जो लेफ्ट हैंड साइड के कॉलम्स थे उसके भी एलिमेंट्स को हमने जीरो करके खाली करवा लिया। अब आप जंप करिए और डायगोनल के जो अगले एलिमेंट हैं -5 वहाँ पे आ जाइए। ये साहब को 1 होना चाहिए क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं, बट ये 1 है नहीं, तो आप हेल्प ले सकते हो चाहे तो करस्पॉन्डिंग रो से या करस्पॉन्डिंग कॉलम से। करस्पॉन्डिंग रो यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, करस्पॉन्डिंग कॉलम मतलब लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को दिख रहा है कि 1 कहाँ है, 1 यहाँ पे R3 में पड़ा हुआ है। करस्पॉन्डिंग रो में अगर आप देखोगे तो R3 में पड़ा हुआ है, तो क्यों ना हम लोग R2 को R3 से इंटरचेंज कर लें। जहाँ आप ये काम करोगे तुरंत आप देखोगे कि R3 जब ऊपर आएगा ना तो साथ में वो खुशियाँ भी लेके आएगा। खुशियाँ मतलब क्या है, 1 को लेके आ जाएगा, और जहाँ ये 1 आएगा ना तो 1 क्या करेगा, अपने डाउनवर्ड डायरेक्शन में और अपने लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है उसको जीरो कर देगा। तो आइए ये काम भी करके देखा जाता है। नीचे वाले को जीरो करने के लिए हमें R3 के लिए फार्मूला सेट करना पड़ेगा, R3, और ये 1 कहाँ है, 1 आपका है R2 में। तो हम लोग फार्मूला क्या लिख दें, R3 माइनस या +5R2, क्योंकि R2 में अगर 5 का मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो हम लोग फिलहाल R1 में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, R2 में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन R3 में क्या कर रहे हैं, 5 टाइम्स R2 करके ऐड कर दे रहे हैं। तो 5 टाइम्स R2 करोगे तो ये ऐड करने पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 टाइम्स करोगे तो 10, और 10 में -1 को ऐड करोगे तो 9 हो जाएगा। तो हमें कुछ इस तरह का समीकरण मिल जा रहा है। ठीक है जी। अब हम लोग क्या करें, हम लोग अगले स्टेप में जाएं, और यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि अब रो जो था करस्पॉन्डिंग उसके एलिमेंट को हमने जीरो कर लिया। एक कॉलम भी था जहाँ पे अभी भी नॉन जीरो एलिमेंट 2 है, तो जैसे यहाँ पे देखो रो तो जीरो हो गया, लेकिन कॉलम जो इसके सामने का था वो अभी भी नॉन जीरो वैल्यू लिया हुआ है। तो किस कॉलम में नॉन जीरो वैल्यू है, 2 कहाँ लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है C3 में। C3 -2 C2 आप कर दो, क्योंकि ये 1 है कहाँ, ये C2 में है। तो ये डाउनवर्ड और अपने लेफ्ट दोनों को जीरो करवा दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम को उतार लेते हैं, सेकंड कॉलम को भी उतार लेते हैं, और थर्ड कॉलम में क्या कर रहे हैं कि C2 में -2 का मल्टीप्लाई करके, C2 में -2 का मल्टीप्लाई करके हम लोग C3 में ऐड कर लें, तो आप देखोगे 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये 9 रहेगा। ठीक, अभी भी पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से अब एक लास्ट हम लोग को स्टेप लेना पड़ेगा, और वो स्टेप होगा क्या कि जब आप डायगोनली मूव करते हुए अगले डायगोनल पे एलिमेंट के लिए जाओगे तो आपको यहाँ पे 1 नहीं 9 मिल रहा है। तो ये कहाँ मिल रहा है हम लोग को, थर्ड रो में। तो यहाँ पे थर्ड रो में एक्चुअली 9 की जगह 1 मिल जाता तो काम बन जाता। तो हम लोग क्यों ना 1/9 का मल्टीप्लाई कर दें फर्स्ट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, तो उससे क्या हो जाएगा, 1 0 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको 0 1 0 हो जाएगा, और ये 0 0 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये देख रहे हैं कि ये किस फॉर्म में है, ये है I3 के फॉर्म में। I3 मतलब क्या हो गया, ये मेरा इस फॉर्म में है लास्ट वाले। तो चारों में से कोई भी फॉर्म होगा तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो आपका नॉर्मल फॉर्म ही कहलाएगा। तो इस तरीके से हम लोग को यहाँ पे क्या मिल जा रहा है, हम लोगों को एक रैंक मिल जा रहा है। ये नॉर्मल फॉर्म है, और रैंक क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर, और वो क्या है 3। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द आंसर। ठीक है ना। तो ये हो गया नॉर्मल फॉर्म मेथड।
मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है। आगे चल के एक मिसलेनियस क्वेश्चन लेंगे और क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग बात करते हैं दूसरा मेथड जिससे आप रैंक निकाल सकते हो, इसका नाम है एक्लॉन फॉर्म मेथड। एक्लॉन क्या कहता है, पहले तो हम देख लें कि पोस्टुलेट क्या कहता है। ये कहता है कि कोई भी मैट्रिक्स होगा वो अपने एक्लॉन फॉर्म में कहलाएगा कब, जबकि उसका पहला नॉन जीरो एलिमेंट, जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट हो ना किसी भी रो का, वो 1 होना चाहिए। जैसे मान लो अगर हमने ये मैट्रिक्स बनाया ना, तो इसका पहला जो एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट हो वो 1 हो, तो यहाँ पे पहला एलिमेंट जो है वो तो 1 ही है, ठीक। अगर दूसरे की बात करें तो दूसरे में भी यहाँ पे 1 होना चाहिए, बाद में कुछ भी उससे मतलब नहीं है। यानी कि यहाँ पे 1 के अलावा 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो जीरो है, पहला तो जीरो है, लेकिन दूसरा नॉन जीरो एलिमेंट जो है वो 2 ना होके वो क्या होना चाहिए, 1। अगर 2 है तो उसको 1 कर लीजिए आप, तो ये भी 1 होना चाहिए। तीसरे में भी अगर नॉन जीरो एलिमेंट है, अगर है पहला नॉन जीरो एलिमेंट, जीरो के बाद पहला जो नॉन जीरो एलिमेंट आ रहा है तो वो 1 होना चाहिए, ठीक है ना। तो यही एक्लॉन ने बताया था। तो पहला कंडीशन क्या है कि कोई भी फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट जो होगा किसी भी रो का वो 1 होगा। तो देखिए ये सेटिस्फाई कर रहा है। फिर क्या कह रहा है, नंबर ऑफ जीरोज, कौन सी जीरो की बात कर रहा है, बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट। फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट तो 1 था, तो उसके पहले जितने भी आपके जीरोज होंगे ना, वो क्या होने चाहिए कि नीचे की तरफ जाते इसमें बढ़ना चाहिए। यानी ऊपर कम होगा और नीचे जैसे जैसे जाओगे तो नंबर ऑफ जीरोज ये जो 1 के पहले आ रहे हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे नीचे जाने पे। जैसे देखो सेकंड रो में 1 जीरो है 1 के पहले, और थर्ड रो में 2 जीरो है, तो रो की जीरोज की संख्या रो जैसे से आगे बढ़ रहा है वैसे से बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। इसी को यहाँ पे थोड़ा उल्टे तरीके से लिखा है सेकंड में, नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट। जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है उसके पहले जो जीरो है उनकी जो संख्या है, जैसे यहाँ पे 1 है अगर आप R2 में हो, ठीक है ना, मस्ट बी लेस देन द नंबर ऑफ सच जीरोज इन द नेक्स्ट रो। नेक्स्ट रो में जाते हो तो यहाँ पे ऐसे कितने नॉन जीरो एलिमेंट हैं 1 के पहले 2, तो इनकी संख्या क्या है, ये बढ़ गई है, यानी कि ऊपर वाले की संख्या कम है नीचे वाले से। वही यहाँ पे लिखा है कि लेस देन द नंबर ऑफ सच जीरोज इन द नेक्स्ट रो, ठीक है ना। तो ये तो आप रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तो ऑटोमेटिकली नीचे आपका बढ़ता जाएगा जीरो। जैसे कि अभी ऊपर देखो जब हम लोग ने लगाया तो ऊपर 1 था और नीचे 2 जीरोज हो गए, तो ये तो एक ऑब्वियस प्रोसेस है जो कि आएगा। तीसरा क्या कह रहा है कि तीसरे में ये कह रहा है कि इफ़ देयर इज़ एनी जीरो रो, अगर पूरा का जीरो रो का मतलब क्या होता है कि उसमें एक भी नॉन जीरो एलिमेंट ना रहे। जैसे मान लो ये तीसरा भी जीरो कर देंगे तो थर्ड रो जो है वो जीरो रो कहलाएगा, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट जीरो हैं। तो अगर कहीं पे भी जीरो रो मिलता है तो वो जीरो रो को हमेशा कोशिश करो कि आप ढकेल के कहाँ ले जाओ भाई, धक्का देते हुए उसको बिल्कुल नीचे ले जाओ। अगर वो सेकंड पोजीशन पे है या फर्स्ट पोजीशन पे है तो उसको इंटरचेंज करके एकदम नीचे ले जाओ, जितना नीचे जा सकता है, ठीक है ना, बॉटम इन साइड पे। अगर इन तीनों को सेटिस्फाई करता है कोई भी मैट्रिक्स जिसको हम रो ट्रांसफॉर्मेशन से रिड्यूस, ये समझ जाओ आप कि एक्लॉन में सिर्फ और सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं। रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हुए अगर नीचे के एलिमेंट को आप जीरो करना शुरू कर दीजिए और वो इनमें से किसी भी फॉर्म में आ जाए तो हम क्या करते हैं, फिर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज को हम पढ़ लेते हैं कहाँ, इन अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रेंगुलर और लोअर ट्रेंगुलर आपको पीछे के लेक्चर सीरीज में मिल जाएगा। तो अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, जैसे कि यहाँ पे देखो ये मैट्रिक्स है, इसमें अपर ट्रेंगल ये है, जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स बन सकते हैं डायगोनल के ऊपर हमने बना लिया। तो इस अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में पहला जो है वो नॉन जीरो है, क्योंकि इसमें कई नॉन जीरो एलिमेंट हैं तो ये नॉन जीरो रो है। दूसरा जो है ये नॉन जीरो रो है, लेकिन तीसरा जो है वो जीरो रो है। तो ये कह रहा है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2 हैं, तो इसका मतलब इसका रैंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप ऐसे वैल्यूज को प्रोडिक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले नॉर्मल फॉर्म से किए थे। वो कुछ ऐसा था कि जिसमें हमें 1 2 1 मिला था और 3 1 2 मिला था और 0 1 2, ऐसा मैट्रिक्स हमने ले लिया, ठीक है ना। इसको लेकिन हम लोग को सॉल्व करना है रैंक बाई एक्लॉन मेथड। तो फाइंड रैंक बाई रिड्यूसिंग इट इनटू एक्लॉन फॉर्म। तो देखो आप इसे, शायद कुछ चीज़ें क्लियर हो जाए आपकी। हम लोगों को सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन अलाउड है, तो 1 पहला है जी 1 है, तो अब नीचे के एलिमेंट को जीरो करना है। हमेशा पहला एलिमेंट जो होना चाहिए नॉन जीरो एलिमेंट, पहला नॉन जीरो एलिमेंट, जीरो है तो कोई बात नहीं है, लेकिन पहला नॉन जीरो एलिमेंट क्या होना चाहिए, वो हमेशा 1 होना चाहिए। यही तो एक्लॉन साहब ने कहा था। तो मेरा फॉर्चुनेटली पहला जो एलिमेंट है ना टॉप लेफ्ट कॉर्नर से हमेशा शुरुआत करते हैं वो 1 है, तो उसके नीचे का एलिमेंट देखेंगे वो सारे जीरो होने चाहिए। तो R3 तो ओके है, लेकिन R2 में प्रॉब्लम है। तो R2 को जीरो करने का क्या तरीका होगा, R2 माइनस 3 R1 कर दें।
तो आइए करके देखते हैं। तो हम लोग R1 में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, R2 में क्या चेंज कर रहे हैं, R2 माइनस 3R1। R1 में आप क्या करिए, -3 का मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड कर दो, तो 0, और यहाँ पे -6 + 1 -5, -6 + 2 अगर आप कर दोगे -3 इंटू 1 कितना होता है, -3 + 2 कर दोगे तो -1 हो जाएगा। और लास्ट रो में तो यहाँ पे 0 ऑलरेडी था, इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। नॉर्मल की तरह अब हम लोग कॉलम नहीं लगाएंगे। जैसे देखो आप नॉर्मल में देखोगे तो हम लोग रो के बाद कहाँ आ गए थे, कॉलम में आ गए थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं लगाएंगे। जैसे यहाँ भी देखिए रो के बाद हम लोग कॉलम में आ गए थे, तो यहाँ पे एक्लॉन कहते हैं कि आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अलाउड ही नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। तो अब की पारी डायगोनली आप जंप करोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, -5 आ रहा है। अब रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है तो हम लोग नीचे की तरफ देखेंगे कि क्या भाई साहब कहीं 1 है, अगर 1 है तो ऊपर लाओ, नहीं तो -1/5 से आप मल्टीप्लाई करके 1 ला दो। R2 में अगर आप -1/5 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी 1 आ जाएगा, लेकिन फ्रैक्शन से हम बचते हैं, इसलिए इसको छोड़ के हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि R2 और R3 को इंटरचेंज कर लेते हैं। इसको लिखने से फ़ायदा ये होगा कि जो R3 में 1 है ना, वो R2 में आ जाएगा, यानी डायगोनल में आ जाएगा, और बाकी को आप लेते जाओ नीचे की तरफ। तो अब आप देखिए मेरा डायगोनल एलिमेंट 1 आ गया। अब ये 1 रो ट्रांसफॉर्मेशन से नीचे वाले को 0 करेगा। नीचे वाला कहाँ पे है, R3 में है। तो इसका मतलब है कि अब हमें R3 के लिए एक फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो हम क्या कर दें, R3 के लिए फार्मूला क्या लिख दें, R3, और ये 1 कहाँ पे, R2 में है, R2 के ही रेस्पेक्ट में, तो इसको 0 करना है, तो आप +5 R2 कर दो। 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करके अगर आप इसमें ऐड करोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो हम लोग R1 में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, हम लोग R2 में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन R3 में चेंज कर रहे हैं। R2 में हम लोग +5 का मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दे रहे हैं। तो आइए किया जाए, 0 0 और 5 2 जा 10 और -1 9, ये हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग क्या किए, R1 को दुरुस्त कर चुके थे, 1 ला के नीचे वाले को 0 कर दिया था। हम लोग R2 को भी दुरुस्त कर दिए, 1 लाया और नीचे वाले को 0 कर दिया। अब आप जंप करके डायगोनली फिर आ जाओ थर्ड में। तो थर्ड में आप देखोगे कि पहले के तो सारे एलिमेंट 0 हैं, लेकिन कहता है क्या एक्लॉन, एक्लॉन कहता है कि जो पहला एलिमेंट होगा ना वो क्या होना चाहिए, पहला नॉन जीरो एलिमेंट जो भी होगा, 0 है तो ठीक है, लेकिन नॉन जीरो एलिमेंट जो पहला होगा वो क्या होगा, किसी भी रो का 1 होगा। तो इसमें हम लोग जब देख रहे हैं तो हमें ये मिल रहा है कि जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है थर्ड रो में वो क्या है, भाई ये 0 है तो ठीक है, ये 0 है तो ठीक है, लेकिन जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है वो है 9। तो इसको हमें 1 करना पड़ेगा, तभी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। तो कुछ नहीं करना है, बस R3 में जाइए और 1/9 से आप क्या कर दीजिए, R3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जहाँ ये काम करोगे तो 1 2 1 आ जाएगा, 0 1 2 आ जाएगा, 0 0 1 आ जाएगा। अब देखिए एक्लॉन फॉर्म को ज़रा कंपेयर करो। एक्लॉन फॉर्म का पहला कहता था रूल कि किसी भी रो का पहला एलिमेंट जो होगा वो 1 होगा। तो पहला एलिमेंट हर एक का जो है, पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 है, 0 है तो ठीक है, लेकिन पहला जो नॉन जीरो एलिमेंट आएगा वो 1 के ही फॉर्म में आना चाहिए। दूसरा क्या कहा था, दूसरा कहा था कि जीरोज की संख्या जैसे जैसे नीचे जाओगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ 1 0 है और यहाँ कितने हैं, 2 0 हैं, किसके पहले, 1 के पहले, जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट था। दूसरा सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरा कहता था कि अगर कहीं पे 0 रो आएगा, देखो अगर कहीं पे 0 रो आएगा, अगर आएगा तो कहाँ आएगा, बिल्कुल नीचे आएगा, लेकिन यहाँ पे तो 0 रो कोई है ही नहीं है, तीनों के तीनों नॉन जीरो रो हैं, तो यहाँ पे हमें उसके विषय में सोचना ही नहीं है। अब अगर आप देखोगे तो ट्रायंगल कैसे मिल रहा है, नॉन जीरो एलिमेंट का ट्रायंगल किधर मिल रहा है, ऊपर की तरफ मिल रहा है। देखो ये हमने मिला दिया तो ये एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है ना। तो हमें कहा गया था कि रैंक अगर हमें बताना है तो हमें ये देखना होगा कि नॉन जीरो यानी इस ट्रायंगल में कितने आपको नॉन जीरो रो मिल रहा है। पहला रो नॉन जीरो है, दूसरा भी नॉन जीरो है और तीसरा भी नॉन जीरो है। अगर आपको ट्रायंगल नहीं समझ में आ रहा है तो ट्रायंगल को आप भूल जाओ, ज़रूरत ही नहीं है ट्रायंगल की। बस यूँ समझो, हम इसको थोड़ा सा क्लियर करें। आप नॉन जीरो रोज ही काउंट कर लो। नॉन जीरो रो कितने हैं, 1 2 और 3, तो रैंक क्या हो जाएगा, 3, ये आंसर है। तो आप एक्लॉन से करोगे तो भी 3 आया था, और जो अगर आपने पीछे के मेथड से किया है तो भी इस क्वेश्चन का सेम क्वेश्चन लिया था, नॉर्मल फॉर्म से भी रैंक कितना आया था, 3 आया था। तो मेरे ख्याल से नॉर्मल फॉर्म और एक्लॉन फॉर्म सबको समझ में आ गया होगा। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं
और इस क्वेश्चन में कहा है कि हमें इसका रैंक निकालना है, और किस मेथड से, नॉर्मल फॉर्म मेथड से भी और एक्लॉन से भी। तो किसी एक मेथड से हम कर दे रहे हैं, दूसरे मेथड से आप कीजिएगा, तो हम नॉर्मल फॉर्म मेथड से कर दे रहे हैं। तो नॉर्मल फॉर्म मेथड से अगर हम करने जाएंगे, सॉल्यूशन ले लेते हैं, क्वेश्चन को लिख लीजिए, इसका नाम दे दीजिए ए, मान लीजिए हम सॉल्यूशन यहीं शुरू कर देते हैं, इसका नाम दे दिया ए। अब हमने क्या कहा था नॉर्मल फॉर्म में इसमें जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में आता है, नॉर्मल फॉर्म किस में आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में आता है और नल मैट्रिक्स के फॉर्म में आता है। देखो, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो आपकी एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके सब डायगोनल के एलिमेंट जो होते हैं 1 होते हैं और ऑफ डायगोनल 0 होते हैं। तो ऑफ डायगोनल जो होगा उसको तो 0 ला देंगे, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि जो डायगोनल एलिमेंट हो वो 1 हो। तो भाई साहब यहाँ पे जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर का पहला एलिमेंट है ना, वही अपने आप में सरदर्द है, ये तो 1 है ही नहीं है। और कहीं से आप नीचे से 1 ला भी नहीं पा रहे हो, देखो कहीं से नीचे से 1 नहीं ला पा रहे हो। और चूंकि नॉर्मल फॉर्म से हम लोग करने जा रहे हैं, हम लोग पहले नॉर्मल फॉर्म करने जा रहे हैं, तो नॉर्मल फॉर्म में आपको रो और कॉलम दोनों की फ्लेक्सिबिलिटी होती है यूज करने की, रो और कॉलम, सॉरी डब्ल्यू नहीं कॉलम। लेकिन रेक्लॉन में सिर्फ और सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो हम देख रहे हैं रो वाइज अगर जा रहे हैं नीचे की तरफ तो कुछ कहीं पे 1 नहीं मिला है, लेकिन कॉलम वाइज जाने पे हमें मिल जा रहा है 1, वो कहाँ पे, सेकंड कॉलम में है। तो क्यों ना हम ऐसा कर दें कि हम इसको लिख दें कि भाई हम सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम से इंटरचेंज करना चाहते हैं। अगर आप ऐसा लिखोगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, सेकेंड कॉलम अब क्या हो गया, फर्स्ट कॉलम हो गया, 6 4 10 16, ये फर्स्ट कॉलम जो था सेकेंड कॉलम हो गया, 3 6 9 12, जो बाकी हैं उनकी लिए हमारे पास कोई अभी ज़रूरत की यहाँ पे चीज़ें हमें नहीं लेनी है इनसे, इसलिए इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं, ठीक है ना। अब आप देखो मैट्रिक्स बना लो, जहाँ 1 आया साहब टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, आप रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ और सारे नीचे के नॉन जीरो एलिमेंट को जीरो कर दो। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं R2 R3 और R4 के लिए फार्मूला। तो पहले हम R2 के लिए लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप R2 को देखोगे तो R2 - 2R1, आप R1 में हो, R3 - 3R1 क्योंकि आप R1 में हो, R4 - 4R1, इस तरीके से आप लिख सकते हो तीनों फार्मूले। तो R1 में तो कोई बदलाव नहीं हो रहा है, 1 6 3 8, लेकिन आप R1 में -2 का जब आप मल्टीप्लाई करते हो और जो आता है उसको ऐड कर देते हो R2 में, तो देखिए आपको क्या मिल रहा है। हमने यही किया तो ये 0 हो गया, -12 में से आप +4 करोगे तो ये हो जाएगा -8। ऐसे ही बाकी एलिमेंट को आप यहाँ पे आराम से सॉल्व कर सकते हो। इस तरह से आप R3 को अप्लाई करो, R3 को भी अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 - 8 0 - 17। आप R4 को भी अप्लाई करो तो R4 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन आपका हो जा रहा है -24 यानी -8, और ये हो जाएगा -12 यानी +12 करोगे तो 0, और यहाँ पे माइनस आप 4 टाइम्स करोगे तो -32 हो जाएगा, और ऐड करोगे तो -17 हो गया। तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने इसको रो ट्रांसफॉर्मेशन से ऐसे चेंज कर लिया। अब तुरंत हम लोग देखेंगे कि रो वाला तो हो गया, अब कॉलम वाला भी इसी में करते चलें। तो C2 C3 और C4 पे हमें प्रॉब्लम दिख रहा है, और आप कहाँ पे हो, आप अभी भी 1 लेके खड़े हो यहाँ पे। तो हम क्यों ना ऐसा कर लें कि C2 - 6 C1 कर लें, और C3 - 3 C1 कर लें, और C4 - 8 C1 कर लें। तो आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 0 0, और ये तीनों एलिमेंट 0 होंगे, बाकी कॉलम के एलिमेंट्स होंगे वो अनचेंज रहेंगे, तो उनको हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग सेकंड में कूद के जाने से पहले आप देखो कि आपके कुछ चीज़ें बिल्कुल कॉमन से दिख रहे हैं। R3 और R4 में वही लिखा हुआ है जो R2 में लिखा हुआ है, तो क्यों ना हम लोग इसको मार पीट के बिल्कुल ख़त्म कर दें, क्योंकि चीज़ें, हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि चीज़ों को कम कर देना, रिड्यूज कर देना। तो R3 - R2 कर दो आप, और R4 - भी R2 कर दो। तो आप देखोगे कि R1 तो वैसे ही है, R2 भी वैसे ही है, लेकिन R3 को जब आप R3 - R2 करोगे तो वो 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, चीज़ें बड़ी आसान हो गई। अब हमने ये देखा कि हमें नॉर्मल फॉर्म में 1 लाना पड़ता है, लेकिन जो हमारा डायगोनल एलिमेंट है जब जंप करेंगे तो वो 1 नहीं है, -8 है। तो इस -8 को 1 करने के लिए हम ये लिख सकते हैं कि ये कहाँ पे है, C2 में है। तो C2 में -1/8 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको फ्रैक्शन भी नहीं आएगा, और साथ ही साथ क्या होगा, ये साहब 1 हो जाएंगे और हमारा काम आसान हो जाएगा। साथ ही साथ आप क्या कीजिए कि C4 में भी
आप -1/17 का मल्टीप्लाई कर दो तो उससे क्या होगा कि ये साहब भी आपको 1 बना हुआ दिखना शुरू हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा क्लियर कर दें, ये 1 है, ये 1 है, ऐसा हो जाएगा। अब आप जब जंप करोगे ना फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट से सेकंड डायगोनल एलिमेंट पे, तो ये 1 है। अब ये 1 साहब जब नीचे देखेंगे सब लोग ख़त्म है, लेकिन इधर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे 1 है। तो ये क्या करेंगे, अब ये तुरंत यहाँ से ये 1 कहाँ पे, ये C4 में है, और ये 1 कहाँ पे है, C2 में है। तो C4 - C2 कर देंगे, और जहाँ आप ऐसा करोगे ना तो ये साहब तो ऐसे ही रहेंगे, ये साहब भी ऐसे ही रहेंगे, लेकिन ये साहब पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। तो अब अगर आप बाइफरकेट करोगे तो देखोगे आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है जिसका ऑर्डर 2 है और बाकी सब नल मैट्रिक्स हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जा रहा है, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का चूँकि ऑर्डर 2 है तो इसलिए रैंक भी जो होगा वो 2 होगा, और इस तरह से आंसर। तो आज की क्लास बस यहीं ख़त्म करते हैं। गुड नाइट, सबा खैर, फिर मुलाकात होगी अगले क्लास के साथ।